वेलकम, नमस्ते, आदाब, सरे काल, केम छो। मैं वीके सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द जोरावर क्लासेस में। तो बच्चा लोग, ये नंबर है, इस नंबर पे आपको करना है मैसेज कि आपको पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी वाले ग्रुप में जुड़ने के लिए, ताकि आपको समय से जो यूट्यूब की नोटिफिकेशन है वो मिल जाए और फास्ट हो सकता है। आपको क्या, हमारा नीचे टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो भी वीडियोस मिल रही है आपको वहां पर एक साथ ही आपको मिल जाएंगी। और YouTube पे वीडियो डालने का जो हमारा उद्देश्य है वो मेन उद्देश्य है कि आप केवीएस में बेहतर से बेहतर अपना परिणाम दें और जल्द से जल्द आप केवीएस की भर्ती जब भी हो और आप उसमें स्वयं को देखें, ठीक है, यही उद्देश्य। तो इसलिए जो भी 9 to 9 जो क्लासेस आपको मिल रही हैं डिफरेंट टीचर्स के माध्यम से, आपसे अनुरोध है कि उनका फ़ायदा उठाइए, उनके नोट्स बनाइए और बेहतर से बेहतर केवीएस में प्रदर्शन करने के लिए आप तैयार रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं पहला प्रश्न। आज के जो हमारे प्रश्न रहेंगे, जो हमारा आपको पता होगा कि द जोरा क्लासेस पर जो हमारा कोर्स है, ठीक है, वहां पर आपको वो प्रश्न दिखाई देंगे और उनके आंसर आपको मैं आज 1 by 1 कराता हूं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि आर्य भाषाओं की जननी किसे मानी गई है? आर्य भाषाएं, ठीक है। अब देखिए, आर्य भाषा ही आ गई तो सिंपली आप समझते हैं कि भारतीय भाषाओं की बात की गई है, ठीक है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो भी भाषाएं, जितनी भी भाषाएं जो निकली हैं, ठीक है ना, उनकी एकमात्र जननी है, वो कौन है? आपकी और हमारी संस्कृत, ठीक है। यही है सभी भाषाओं की जननी। ना जाने कितनी उपभाषाओं को जन्म दिया है और आने वाले समय में जब भी ये इंसानों का जीवन रहेगा तो जननी तो यही रहेगी और ना जाने भाषाएं कितनी कितनी बदलेंगी, ठीक है। जैसे आजकल आप देखते हैं ना, भाषाएं जो बदल रही हैं, बोलचाल की भाषाएं, चाहे वो टेक्स्ट की भाषाएं, चाहे व्हाट्सएप की भाषाएं, तो इस तरह से उन भाषाओं का निरंतर रूप से परिवर्तन होता रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भाषा परिवार नहीं है? कौन सा एक भाषा का परिवार? आपको पता होंगे भाषा के बहुत सारे परिवार होते हैं, ठीक है। टॉपिक कराया हुआ है, डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगी द जोरा क्लासेस की एप्लीकेशन पे। तो यहाँ देखते हैं भाषा का परिवार कौन सा नहीं है। एंग्लो इंडियन, द्रविडियन, तिब्बत बर्मन और इंडो आर्यन। तो देखो, आपको लग रहा होगा कि इसमें से कोई एक शब्द आपको ऐसा जो कि भ्रमित कर रहा होगा, जो कि पढ़ी हुई चीज़ों को भी आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, ठीक है। तो द्रविडियन, तिब्बत बर्मन और इंडो आर्यन, ये सभी भारत के जो भाषा परिवार है उनसे ये उसका एक उनके ये अलग अलग वर्गीकरण है। एक बच्चा हमारा कौन सा? एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन आपको पता है कि एंग्लो इंडियन जो शब्द इस्तेमाल होता है वो लोकसभा और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति जी हैं वो मनोनीत करते हैं अपने सांसद को संसद में लाने के लिए, ठीक है। तो वो शब्द इस्तेमाल होता है एंग्लो इंडियन। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहे कि बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य मतलब क्या होता है? इंग्लिश में साक्ष्य को बोलते हैं प्रूफ। किस भाषा में है? किस भाषा से प्राप्त हुए? पाली, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। तो जो बौद्ध धर्म की बात करते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म से याद आते हैं आपको महात्मा बुद्ध, ठीक है। तो उनके जो संबंधित साक्ष्य हैं, जो प्रूफ हैं, यानी कि उनके द्वारा जो लिखी हुई चीजें हैं, ठीक है, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है, तो या उनके उपदेश हैं, कुछ भी आप समझिए, वो उन्होंने किस भाषा में दिए थे, यानी कि उनके जो साक्ष्य हैं वो किस भाषा में मिलते हैं? जी, वो मिलते हैं आपके पाली भाषा में, ठीक है। और पाली मैं आपको बताता हूँ, पाली अगर इस तरह की लगाएंगे ऑप्शन में आपको इस तरह का बता सकता है। तो ये पाली एक स्थान है और ये कहाँ है? राजस्थान, ठीक है, एक जिला है पाली, ठीक है। तो ये राजस्थान है। हो सकता है कि आपको इस तरह की कंफ्यूजन कर सकता है एग्जामिनर आपको ये पूछकर, फिर आप कहो कि सर ये दोनों में से कौन सा एक ठीक होगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि एग्जामिनर आपको पढ़ी हुई चीजों में भ्रमित करता है, ठीक है। अगला बढ़े। तो बुद्ध आए तो महावीर भी आ गए। चलिए, भगवान महावीर के उपदेश
भाषा में, किस भाषा में उपलब्ध पाए गए। ठीक है ना, डैश है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, खालिस्तान। यहाँ पे क्या है, खालिस्तान जी। संस्कृत, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। तो आपने देखा था पीछे कि जो बुद्ध के थे वो थे पाली में, तो यहाँ तो पाली है नहीं। ठीक है, और संस्कृत अपभ्रंश भी नहीं है, तो आंसर क्या बचा हमारा, प्राकृत। प्राकृत भाषा में भगवान महावीर से संबंधित आपको जो उपदेश मिलते हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ ये सभी भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो ये जो सभी भाषाएं आपको पता ही है कि ये जो आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, तो इसमें जो जितने भी ये जो यहाँ तो हो गया महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका ये बंगाल, ठीक है, कोलकाता वगैरह। उसके बाद जब हम नीचे 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 चलेंगे, ठीक है, नीचे नीचे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तो ये सब जो हिस्सा आता है आपका, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं, ठीक है, इतना। तो यहाँ पे कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, इसको भाषा परिवार कुछ के अंतर्गत आती है, वो है आपका द्रविडियन। क्लियर, द्रविडियन भाषा परिवार बोलते हैं, जिसमें आपकी तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई और कन्नड़। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6। हाँ, ये थोड़ा एक पेज जोड़ा था, इसको आप पढ़ भी सकते हो। पहले प्रश्न नंबर 6 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ। तो यानी कि ये कह रहा है कि जितनी भी भारतीय भाषाएं बनी हैं उनका जो स्टार्टिंग है, उनकी जो मतलब जो जननी है, उनकी जो स्टार्टिंग की जो लिपि है, यानी कि वो कौन सी लिपि से हुई थी। शारदा, कुटिल, खरोष्ठी और ब्राह्मी। तो देखिए, मैं आपको एक इसको याद दिलाने के लिए तो आपको बता ही सकता हूँ, थोड़ा सा अगर आप याद रहें तो ठीक है। तो आपको पता है कि सृष्टि की रचना या सृष्टि का विकास किसने किया था, किसने किया था, ब्रह्मा जी ने। ठीक, क्लियर है। और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है, पुष्कर। पुष्कर कहाँ पर है, राजस्थान। क्लियर। अब मेरी बात समझिए, तो मैंने कहा ना, जैसे सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी, ऐसे ही सभी भारतीय भाषाओं की जो रचना किसने की है, ब्राह्मी लिपि ने की है। ठीक है, तो आई होप आप चीजों को ऐसे ब्रह्मा से जोड़कर और ब्राह्मी लिपि उसको समझ सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे दो जो अन्य लिपियां हैं उनके लिए बारे में भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो जो शारदा लिपि होती है, ठीक है, जो शारदा लिपि है वो एक तरह से कुटिल लिपि से ही निकल कर आई है। ठीक है, तो ये कुटिल लिपि की एक उपलिपि है शारदा लिपि। और जो शारदा लिपि है वो भारत के जो उत्तर पश्चिमी, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत है, ठीक है ना, वहां पर बोली जाती है। कश्मीरी और पंजाबी इसमें मुख्य भाषाएं थी। अब बात करते हैं खरोष्ठी लिपि की। तो खरोष्ठी लिपि तो बेसिकली जो है वो आपका ये जो पूर्वी के जो यानी कि जो भारत का ये जो राजस्थान के ऊपर वाला जो हिस्सा है जहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ जाते हैं, ठीक है, वहां पर ये मुख्यतः खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ था। वहीं पे जो वहाँ की भाषाएं हैं वो खरोष्ठी लिपि से ही संबंधित होती है। और इस भाषा की बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ये आपको दिखाई देगी उर्दू जैसी। उर्दू कैसी होती है, उर्दू हमेशा ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। क्लियर। आप देखिए, जब अगर ये दायां और ये बायां, हाथ को भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चारों उंगली को स्ट्रेट करके और अंगूठे को ऐसे आप मोड़ेंगे और पहली जो इंडेक्स फिंगर है उसको मोड़ेंगे तो एक शेप बनेगी। जैसे आपने कभी घर में बचपन में कभी मोर बनाया था ऐसा पर अपनी परछाई से, राइट। तो इस तरह का जब आप बनाएंगे तो देखेंगे अपने राइट हैंड में आपको डी की आकृति दिखेगी और आपको लेफ्ट हैंड में आपको बी की आकृति। तो बी फॉर बाया और डी फॉर दाया। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे बच्चे उनके होंगे जिनको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो पता होगा, ठीक है, बट उनको बाया या दाया
ये बोलते हैं, ये कंफ्यूज होगी। ठीक है, तो आई होप आपको आज क्लियर हो जाएगा। सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी परछाई से जब आप बचपन में मोर बनाया करते थे, इस तरह से बनाइए, आपको पता लग जाएगा। अगर इस तरह की शेप बनेगी आपके हैंड के तो ये बायां हाथ हो जाएगा, और अगर इस तरह की शेप बनेगी तो ये दायां हाथ हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गई की बात। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भारत का, एक सेकंड, हाँ, भारत का सबसे छोटा भाषा परिवार, ये क्या आ गया बीच में, एक सेकंड, हाँ जी, तो ये अब ठीक है। कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है। भारत का पूछा है तो तिब्बत बर्मन, चीनी तिब्बती, मुंडा, अंडमानी भाषा परिवार और इंडो आर्यन। तो भारत के परीक्षा में ये चारों हैं, ये भारत के ही हैं। ठीक है, पर बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ की सबसे छोटी की। तो सबसे छोटा यहाँ पर आपका कोई नहीं है, अंडमानी भाषा परिवार है, और ये रिसेंटली अभी थोड़े टाइम पहले ही इसको बनाया गया, मतलब दर्जा दिया गया। आगे बढ़े, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि संविधान में कुल 22 भाषाएं दर्जा प्राप्त हैं। यह संविधान की किस अनुसूची में के अंतर्गत है? 8वीं, 6ठी, 5वीं या कोई नहीं? तो कोई नहीं, तो इसमें आंसर है नहीं। सही आंसर क्या हमारा? 8वीं अनुसूची। बच्चे लोग बहुत धीरे रिप्लाई कर रहे हैं आप। ठीक है, आप मेरा वेट ना करें कि मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा आंसर बताओ, आंसर बताओ, और मैं आपसे फालतू की बातें करता रहूं यहाँ पे। ठीक है, मेरा मोटिव क्या है कि आपको कम समय में ज्यादा प्रश्न करा दूं, ठीक है, या फिर लिमिटेड समय में सिर्फ अपना हम पढ़ाई पे फोकस करें। ऐसा नहीं है कि पीछे एक सवाल लिखा हुआ है और मैं बस आपके साथ बोले जा रहा हूँ, आपको यहाँ लेके जा रहा हूँ, कभी दिल्ली ले जा रहा हूँ, कभी उत्तर प्रदेश ले जा रहा हूँ, कभी बिहार ले जा रहा हूँ, कभी आपको कलकत्ता ले जाऊँ बातों बातों में। ठीक है, हमारा उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है हमारा, कि आप जितना भी आपको समय मिल रहा है, चाहे वो 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, 25 मिनट हो, ठीक है, वो उतना मिनट आप अपने सिर्फ पढ़ाई को ही दें। ठीक है, अन्य बातों में आप ना लगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा प्रश्न। और 22 भाषाएं आपको एक नोटबुक में लिख लो और उसको बार बार लर्न करते रह करो, पता नहीं कौन सी पूछ ले। और ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो दर्जा प्राप्त है वो 22 भाषाएं, वैसे तो मोर देन 500 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारोपीय भाषा परिवार में नहीं आती, कौन सी नहीं आती? जर्मनी, ग्रीक, लैटिन या कोई नहीं? जी बताइए कि भारत का जो भारोपीय परिवार, ठीक है ना, यूरोप और भारत मिलकर जो भी ना हमारा, ठीक है, भाषा परिवार, तो उसमें कौन सी एक भाषा नहीं आती? ये तीनों ही भाषाएं आती हैं उसमें, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इनमें से कोई नहीं। और इनके अलावा मैं आपको बताऊं, आप लिख लीजिए, एक तो आ गई आपकी हिंदी, जो कि आपको पता ही होनी चाहिए, एक आपकी होगी उर्दू, ठीक है, और एक हो गई आपकी अंग्रेजी। ठीक है, ये सभी आपकी किसके अंदर आती है? भारोपीय भाषा परिवार में। लिखते रहिए, अभी लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है, और लिखिए फ्रांसीसी, क्लियर, और लिखिए जर्मनी या जर्मन, ठीक है, और लिखिए पुर्तगाली, और लिखिए स्पेनिश, और लिखिए डच, और लिखिए फारसी, और लिखिए बांग्ला, ई पार बांग्ला, ओ पार बांग्ला। ठीक, अगला लिखिए पंजाबी और रूसी, और भी हैं बहुत सारी ये। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये सभी जो हैं आपकी भारोपीय भाषा परिवार में ही आती हैं। क्लियर, और ये बाकी तो लिखी है 1 2 3। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को दर्जा डैश का दर्जा प्राप्त हुआ। तो 14 सितंबर को क्या हुआ था कि हिंदी को राजभाषा, राजकीय भाषा, राष्ट्रभाषा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अभी भी बच्चे हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन में हैं, और मैं आपको बताऊं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको पता होने के बाद भी हम लोग फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक दिन जा रहा था कहीं गाड़ी में, तो पता लगा कोई म्यूजिक, वो रेडियो स्टेशन सुन रहा था मैं, तो उसमें एक आरजे थे, वो कुछ बता रहे थे हिंदी को लेकर ही।
तो वो भी बता रहे थे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, पता नहीं क्या कहना चाहते थे वो, ठीक है। तो उन्होंने किस उद्देश्य से कहा, हाँ हिंदी को हम अपनी राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, बनी नहीं है अभी, इतनी सी बात अभी समझिए, ठीक है ना। तो क्लियर, राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सब लोग चाहते हैं, इससे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए। राष्ट्रभाषा क्या होती है? ऐसी भाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली जाए, ठीक है, जो पूरे देश में बोली जाए, एक भाषा, ठीक है ना, एक भाषा सबके साथ, वन लैंग्वेज वन नेशन, समझ रहे आप मेरी बात। तो उसमें तो अभी बहुत समय लगेगा। और राजकीय का मतलब क्या होता है? फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल जो ऑफिस वगैरह में यूज होती है ना, उसको हम राजकीय भाषा बोलते हैं, ठीक है। और इसी का एक और रूप है कौन सा? राजभाषा, ठीक है। यही हमारी राजभाषा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मिला, क्लियर। और कई सारे अलग अलग भारत में ही कई सारे अलग अलग जो राज्य हैं उनकी राजभाषा हिंदी ना होकर अन्य राजभाषाएं भी हैं, क्लियर। अगला बढ़े प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दूसरा हिंदी पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका ना, हिंदी पत्रिका, वो भी कौन सी? साप्ताहिक, कोलकाता से प्रकाशित हुई। उद्दंड मार्तंड, बंगदूत, दोनों और बा या बंगाल गजट। जी, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये बंगाल गजट जो था ये फर्स्ट न्यूज़पेपर था जो कि इंडिया में पब्लिश हुआ, फर्स्ट न्यूज़पेपर, क्लियर। और कहाँ पब्लिश हुआ था? कोलकाता में ही हुआ था। बट इसकी लैंग्वेज क्या थी? इसकी लैंग्वेज थी बंगाली, ठीक है, और इंग्लिश भी थी। तो अब समझिए, अब यहाँ कह रहा है कि दूसरा हिंदी पत्रिका, हिंदी की कह रहा है, अब हिंदी पत्रिका और कोलकाता से पब्लिश हुई, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर दो ही ऑप्शन बचे और दो ही इसके आंसर हैं, और उसको क्रम से अगर हम याद रखें तो क्रम याद करते हैं पहले। तो पहला बात करते हैं कि पहली जो निकली थी वो निकली थी आपकी 30 मई 1826 को, ठीक है। एक थे हमारे कौन? जुगल किशोर, लिख लें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब इतना डिटेल में हम जाते हैं। तो क्या हुआ था? 30 मई 1826 को जुगल किशोर जी ने हिंदी की पहली साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। और ये जो साप्ताहिक पत्रिका मतलब वीकली, तो वीक में कब? ये वीक में निकलती थी ट्यूसडे को। और मात्र उस समय जो निकली थी ये केवल 2 रुपए पर वीक, ठीक है, यानी कि वीक में आप 2 रुपए दें और एक उद्दंड मार्तंड ले जाएं। 1826 की बात करूं, क्लियर की बात यहाँ पे, ठीक है। और ज्यादा नहीं चली ये, लगभग 1 साल के बाद ही, मतलब लगभग 1 साल के बाद ही 4 दिसंबर 1827 को इसकी लास्ट इसकी जो वो थी, लास्ट लिपि, ठीक है, लास्ट इसकी जो पत्रिका थी, मैगजीन थी, जो लास्ट मैगजीन थी पब्लिश हुई थी, क्लियर, 1827 में। तब उद्दंड मार्तंड बंद हो गया। बंद होने का मतलब ये कि उसका नाम से वो बंद हो गया, फिर नाम दूसरा आ गया। दूसरा नाम क्या आ गया? बंगदूत। अब बंगदूत कब आया? 1829 में, क्लियर है बात। 1829 में आया। और कौन लाए इसको? इसको लाए RRMY। इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिए, किसकी है? राजा राम मोहन, और सॉरी, हाँ, अरे क्या है, हाँ, राजा राम मोहन रॉय, क्लियर। तो इन्होंने ये पत्रिका शुरू की थी। और इन्होंने जब ये निकाली थी 3 भाषाओं में निकाली थी। कौन कौन सी? एक तो होगी बंगाली, एक हो गई आपकी हिंदी, और एक हो गई आपकी फारसी, क्लियर। तो ये 3 भाषाओं में निकलती थी। और ये कब निकलती थी? ये निकलती थी संडे, ताकि घर पे लोग सब आराम से पढ़ें। कितने रुपए में? मात्र 1 रुपए पर वीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो बहुत डिटेल में चले गए थे हम, ठीक है, क्योंकि कभी कभी जाना पड़ता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने में मतलब सच में अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको आपके जो जनरल साइंस या जीके वाली बात करें तो वहां पर भी आपको इस्तेमाल हो सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है हिंदुस्तानी भाषा किसका मिश्रित रूप है? जो हिंदुस्तानी भाषा है वो किसका मिश्रित रूप है? तो देखिए सिंपल है, हिंदी उर्दू, हिंदी फारसी, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी क्षेत्रीय भाषा।
तो जो हिंदुस्तानी जो शब्द बोली जाती है, आपको पता है कि भारत को पहले क्या बोला जाता था? हिंदुस्तान बोला जाता था। ठीक है, आपने सुना भी होगा ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्लियर? तो जब उस समय की जो बात करें आपको, लगभग आज से लगभग 150-200 साल पहले, या ज्यादा नहीं तो आप 100 साल पहले भी जा सकते हैं। ठीक है, तो उस समय जो मिश्रित रूप था जो कि हिंदुस्तानी भाषा मानी जाती थी, वो केवल दो ही थी। कौन कौन सी? हिंदी और उर्दू। क्लियर? यही दो भाषाएं मिलकर क्या बनती थी? हिंदुस्तानी भाषा बनती थी। बहुत आसान सा शब्दों में समझा सके हैं आपको। तो ऐसे समझिए कि आपको पता ही है कि जो लोगों की ज्यादातर रचनाएं होती थी, रचना जो लिखा करते थे, वो ज्यादातर लोग इन्हीं भाषा में लिखना पसंद किया करते थे। कौन सी? उर्दू और हिंदी भाषा में। तो उनके पढ़ने वाले भी बहुत उसी भाषा में थे, तो इसलिए वो उसको हिंदुस्तानी या हिंदुस्तानी भाषा बोलते थे। तो आपको पता है जैसे कि जो हिंदी की जो जननी है वो क्या है? हमारी देवनागरी लिपि। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको सभी को कि देवनागरी लिपि है। उर्दू की लिख लीजिए आज। ठीक है, उर्दू की लिख लेंगे। उर्दू की लिपि बता रहा हूं मैं आपको। उर्दू की लिपि क्या है? उर्दू की लिपि है नास्तालीफ। नास्तालीफ। ठीक, ये उर्दू की लिपि है। और ये जो उर्दू है ये कैसे बनी है? जैसे कि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी कहाँ से निकली है? हिंदी निकली है आपकी संस्कृत से। और उर्दू कहाँ से निकली है? उर्दू निकली है आपकी अरबी और फारसी, इनके दोनों से। क्लियर बात? चलिए अगला चले, प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य राजभाषा हिंदी घोषित राज्य नहीं है? नहीं है पूछा है। देखिए कितना सिंपल है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये तीनों तो बताइए आपको, ये तो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। तो क्या बचा आपका? तेलंगाना बचा। ठीक है, अब तेलंगाना जो बचा आपको, तो आपको पता है कि वो आपका एक नॉन हिंदी राज्य है। ठीक है, जो अभी कुछ समय पहले ही विभाजित हुआ। ठीक है, और इसमें जो मुख्यतः भाषा है वो कौन सी भाषा है? तेलुगु। ठीक है, तेलुगु वहाँ की मुख्यतः भाषा है और राजकाज की भाषा भी तेलुगु ही है। अगला बढ़े, चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि 2004 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? क्लियर? अब देखिए पहले शास्त्रीय भाषा होती क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं, तभी प्रश्न को कर पाएंगे। तो शास्त्रीय भाषा का जो आधार होता है वो कैसे होता है? फरवरी 2014 में संस्कृति मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। क्या क्या है वो निर्देश? कह रहे हैं कि इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना हो, एक बात। दूसरी बात कह रहा है प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। कितनी मतलब महत्वपूर्ण बात की गई है। साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है, इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है। तो ये सब वो थे कि किस तरह से हम भाषा को दर्जा प्राप्त करते। आ जाते हैं बने प्रश्न पर। तो कह रहा है कि आपको समझ आ गया शास्त्रीय भाषा कौन सी है। तो कह रहा है 2004 में किसे किया गया? जी, शास्त्रीय भाषा को सबसे पहले जो किया गया, मैं आपको बता दूं टोटल जो है वो हमारी हैं 6 अभी तक। ठीक है, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। अब वो की कैसे गई? सबसे पहले की गई 2004 में तमिल। क्लियर? 2005 में संस्कृत। ठीक है, ये है नहीं। ठीक है, और तेलुगु की गई 2008 में, और तेलुगु के साथ में एक भाषा को और लिया गया, वो है आपकी कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ समझ आ गई बात। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटका में। तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए, हाँ तो ये हो गया। और बचे, और कौन कौन सी बची? हाँ, एक बची आपकी मलयालम, केरल में बोली जाती है, और मलयालम आपकी कब से? 2013। ठीक है, और अभी लेटेस्ट कौन सी है? ओडिशा भाषा जो है वो आपकी आई है 2014 में। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी 6 शास्त्रीय भाषाएं हो गई, तमिल, संस्कृत, तेलुगु,
कन्नड़, मलयालम और ओडिशा। क्लियर बात। तो ये आपकी 6 कौन सी हैं शास्त्रीय भाषाएं। इनको प्लीज नोट कर लीजिए ऐसे ही सीरियल वाइज। और ये कब हुई बात, इतना ही पूछता है, ज्यादा डीप नहीं पूछता। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। आज बड़ा मजा आ रहा होगा आपको क्योंकि भाषा में हम इतना थोड़ा गहराई से जा रहे हैं। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? जी क्लियर। आपको पता है ये जो सभी भाषाएं ये हमारी कहाँ है, ये भारत के ईस्ट वाले हिस्से में बोली जाती है मुख्यतः। ठीक है, आप देख सकते हैं ना, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया सब कहाँ है, ईस्ट वाले इलाके में। तो ईस्ट वाले इलाके में को आप याद रखने के लिए कर सकते हैं कि जैसे शौर सैनी कहाँ है, आपको पता ही होगा शौर सैनी। ठीक है, राजस्थान, पैसाची पंजाबी। और अब बात करते हैं हम किसकी, मागधी की। क्लियर। मागधी बिहारी, बांग्ला, उड़िया भाषाओं का उद्भव मागधी से ही हुआ है। क्लियर। और उसका दूसरा रूप आ जाएगा तो अर्ध मागधी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए प्रश्न नंबर 16 पे आ जाते हैं। बोल रहा है कि मानक भाषा प्रयोग की जाती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज कल करा था ना, स्टैंडर्ड लैंग्वेज किसके द्वारा? अधिकांश शिक्षित लोगों के द्वारा, लेखक द्वारा, निरीक्षक द्वारा या कवि द्वारा? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आंसर लेके चलते हैं आगे। अधिकांश शिक्षित लोगों द्वारा, क्योंकि ये भी तो शिक्षित ही होंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है जिसके खंड न किए जा सके उसे क्या कहते हैं? जी, ध्वनि, लिपि, वर्ण, स्वर। ध्वनि हो गया आपका साउंड, लिपि हो गया आपकी स्क्रिप्ट, वर्ण हो गया आपका फोनोलॉजी। ठीक है, स्वर हो गया आपका वोवल, सॉरी स्वर, एक सेकेंड ठीक आ गई थी। हाँ जी, स्वर क्या हो गया आपके वोवल्स। और अगर यहाँ पे व्यंजन और होता तो क्या बन जाते, कॉन्सोनेंट। हो गई सारी बातें। अब कह रहे सबसे छोटा जिसके खंड ना किया, यानी कि सबसे छोटा कौन सा इनमें होता है? वर्ण ही होता है, जैसे कि अ, जैसे कि ई। ठीक है, इनका क्या है, इनसे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। राइट, मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर मैं दूसरी बात करूं, जैसे हमने बोला व, क्लियर, व, प, तो इन सबसे इनका इनसे छोटा कुछ नहीं हो सकता। क्लियर। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा वर्ण। अगला बढ़ रहा है प्रश्न नंबर 18। कह रहा है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या? उत्तरकालीन मतलब पोस्ट वाली, पोस्ट टाइम। अपभ्रंश मतलब वही जो कि टूट फूट के अपने अनुसार बोली गई भाषा, उसका एक और उत्तरकालीन क्या है, मतलब उसके बाद क्या बनी होगी। देखिए आप देखेंगे यहाँ से पाली, प्राकृत, संस्कृत तो इनसे पहले से ही बन गई है। तो आंसर क्या बचा हमारा? अवहट। ठीक है, तो अपभ्रंश को अवहट के नाम से भी जाना जाता है, ये बात ध्यान रखें आप, प्रश्न पूछ लेता है। अगला बढ़ रहा है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? देश के एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये आ सकता है आपका हिंदी में भी और जीके में भी। तो मणिपुर, केरल, त्रिपुरा या नागालैंड? देखेंगे लगभग तीनों ही जो तीनों कहना जो चारों ही जो राज्यों के नाम यहाँ पे दिए हैं, आप इनको अगर दिमाग में भी सोचेंगे या इनके लोगों को जरा सोचेंगे तो लगभग उनका आपको दिखेगा कि उनके व्यवहार में ही अंग्रेजी भाषा है। क्लियर है, चारों जगह ही है। बट अब यहाँ पे बात करी हमने किसकी, कि राजभाषा का दर्जा दिया गया। मैंने बताया ना अभी राजभाषा अलग अलग राज्य की सबके अलग अलग हो सकती है। तो एकमात्र राज्य है तो यानी कि आंसर तो कोई एक ही होगा। बोली तो चारों में जाती है, यहाँ पे सभी लोग इस तरह का मेन भाषा का इस्तेमाल भी करते होंगे, पर हमने क्या कर राजभाषा ना। क्लियर, राजभाषा। तो राजभाषा क्या है हमारी? नागालैंड। नागालैंड ही एक राज्य ऐसा है जहाँ पर राजभाषा अंग्रेजी है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है एक और। तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। अब देखिए चारों ही भाषाएं हैं। ठीक है, चारों ही भाषाओं का जो रचनाएं हैं, ठीक है, जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, उनके साक्ष्य भी मिलते हैं। क्लियर, उनके साक्ष्य मिलते हैं। पर जब बात करते हैं सबसे प्राचीन या प्राचीनतम, दोनों को में से कोई एक शब्द है, या तो बोलेगा सबसे प्राचीन या बोल सकता है प्राचीनतम। ठीक है, तो प्राचीनतम तो एक ही है, तमिल 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 तमिल। क्लियर।
अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी, ठीक है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी 100 साल पूरे हुए हैं मद्रास की जो विधायिका है उसके, ठीक है, तो उसमें गए थे वो प्रोग्राम में। तो अभी लेटेस्ट ही न्यूज़ है, ऐसी चीज़ें आप देखते रहें, ठीक है। तो आई होप आज के आपको प्रश्न जो अच्छे लगे होंगे, समझ भी आए होंगे, और कई सारे सवाल तो आपको बिल्कुल नए लगे होंगे कि बिल्कुल नए हैं, और जो बीच बीच हमने डिटेल में बताया तो उसको बस आप अपने प्लीज़ नोट्स ज़रूर बना लें। अगर आप नोट बना लेते हैं ना तो आपको लंबे समय तक वो काम रहेंगे, आपको भी काम रहेंगे और आप किसी अपने छोटे भाई बहन रिश्तेदार को भी देंगे, उनको भी काम में आएंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरह से जुड़े रहिए और हर एक वीडियोज़ को अच्छे से देखा करें, ठीक है, और अपनी तैयारी में जुट जाइए, आपको ज़रूर KVS में लेके चलेंगे। अगली वीडियो दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना घर वालों को ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।